हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। आज हम जानेंगे लेखांकन समीकरण के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होती है लेखांकन समीकरण? लेखांकन समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एसेट्स यानी संपत्तियां, और दूसरी साइड में होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दायित्व और पूंजी। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को ग्रॉस लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दायित्व होते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग डिफाइन करना जरूरी होता है। यहाँ पे कैपिटल जो बिजनेस का ओनर होता है उसके द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, और जो लायबिलिटीज होती है वो व्यवसाय के बाहरी पक्षकार होते हैं उनसे संबंधित होती है। तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का योग हमेशा एसेट्स के बराबर आना चाहिए, तभी यह लेखांकन समीकरण सही होता है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस शीट इक्वेशन मतलब यह दो पक्षों को, दो साइड का बैलेंस करती है, एसेट्स और लायबिलिटीज का, इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आइए अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसा कि अगली स्लाइड में देखिए। बैलेंस शीट के अंदर भी दो पक्ष होंगे, एसेट्स का और लायबिलिटीज का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ये जो तराजू है उसके एक पलड़े के अंदर एसेट्स है, संपत्तियां है, और दूसरे पलड़े के अंदर लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज के अंदर ओनर की कैपिटल प्लस बाहरी पक्षकारों के दायित्व है, दोनों को साथ में लिया जाता है। इन दोनों को हम ग्रॉस लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का योग, इन दोनों का वजन हमेशा बराबर होना चाहिए, तब हमारी बैलेंस शीट सही होती है। बैलेंस शीट का मतलब दो पक्षों का बैलेंस करना। बैलेंस शीट के अंदर दो पक्ष होते हैं, एसेट्स के और लायबिलिटीज के। एसेट साइड के अंदर जितनी भी व्यापार की संपत्तियां होती है वो शामिल की जाती है। लायबिलिटी साइड के अंदर व्यवसाय में मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी प्लस बाहरी पक्षकारों के दायित्व, उनको सम्मिलित किया जाता है। जब इन दोनों साइड का टोटल किया जाता है तब वह दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं। यही चीज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन डिफाइन करती है। चलिए अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर खाते बनते हैं, उन खातों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों को 5 तरीके से हम देख सकते हैं। नंबर 1 आता हमारा एसेट्स अकाउंट। एसेट्स के अंदर हमारे व्यापार की जितनी भी संपत्तियां होती है, जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, या और भी कोई फिक्स्ड एसेट्स, कोई करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तो इन सबको एसेट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नंबर 2 है एक्सपेंसेस यानी खर्चे। एक्सपेंसेस अकाउंट में जितने भी व्यापार में खर्चे होते हैं उन खर्चों को एक्सपेंसेस अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम कोई माल खरीदते हैं तो माल खरीदने पर जो खर्चा होता है वो परचेज के रूप में दिखाया जाता है। उसके अलावा कोई किराया देना है वो, किसी को ब्याज चुकाना है वो, कर्मचारियों की सैलरी, मजदूरों की वेजेज, ये जितने भी खर्चे होते हैं इन सबको हम एक्सपेंसेस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। नंबर 3 पे आता है लायबिलिटीज। दायित्व खातों में उन खातों को इंक्लूड करते हैं जो व्यापार के ओनर के अलावा बाह्य पक्षकारों से संबंधित होते हैं। जैसे व्यापार का कोई लेनदार है वो, बैंक से लोन ले रखा है वो, या अन्य किसी कंपनी से या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेके रखा है वो, बैंक ओवरड्राफ्ट है वो, या अन्य कोई भी बाह्य पक्षकार जो व्यवसाय के रुपया मांगता है, उन सभी को हम लायबिलिटीज अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके अगला है इक्विटी। इक्विटी बोल दीजिए या कैपिटल बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज होती है। कैपिटल अकाउंट या इक्विटी अकाउंट में व्यवसाय के मालिक से संबंधित खातों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे इसके अंदर मुख्य रूप से व्यवसाय में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है कैपिटल के रूप में वो, प्लस
अगर उसमें से कोई रकम निकाली जाती है ड्रॉविंग्स के रूप में वो, तो इन दोनों अकाउंट्स को इक्विटी या कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नंबर 5 है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर उन खातों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यवसाय को इनकम होती है। जैसे माल बेचने पर व्यवसाय को होने वाली इनकम, तो वो सेल्स अकाउंट में कंसीडर की जाती है। कोई लाभांश मिला है या बैंक से ब्याज मिला है, कोई कमीशन की राशि मिली है, तो जो भी व्यवसाय में इनकम होती है उन सभी अकाउंट को रेवेन्यू अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब ये जो हमने अकाउंट अभी जाने हैं, इन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट, नाम और जमा, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूल अकाउंट सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली पर कार्य करती है। किसी भी लेन देन पर दो खाते प्रभावित होते हैं, दो पक्ष प्रभावित होते हैं, नाम और जमा। तो इसलिए इनके कुछ रूल होते हैं, उन रूल को जानना आवश्यक है। तो आइए इस चार्ट के थ्रू हम उन रूल को समझते हैं। जैसे हमारे जो संपत्ति के खाते होते हैं एसेट्स अकाउंट, उनका रूल होता है कि जब भी एसेट्स बढ़ती है, व्यापार में एसेट्स और क्रय की जाती है, तो उस समय उनको डीआर यानी डेबिट किया जाता है। इसी तरीके से जब भी एसेट्स संपत्ति व्यापार में कमी होती है या व्यापार से कम होती है, व्यापार से बेच दी जाती है, उस स्थिति में संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस के अंदर अगर हम देखें तो जब भी व्यापार के अंदर कोई खर्चा होता है, कोई खर्चा व्यापार के अंदर बढ़ता है, कोई हानि होती है, तो उसको डेबिट किया जाता है डीआर। डेबिट को शॉर्ट रूप में डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट रूप में सीआर बोलते हैं। और ऐसे ही अगर व्यापार में किसी खर्चे की कमी होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, सीआर किया जाता है। नंबर 3 पे है लायबिलिटीज, देयता या दायित्व। इन खातों का ये नियम होता है कि जब भी व्यापार के अंदर दायित्व में वृद्धि होती है तो उनको क्रेडिट किया जाता है। मतलब अगर व्यापार के अंदर हमने किसी से उधार लिया है, किसी ने हमको पैसा दिया है, तो जो दायित्व में वृद्धि हो रही है उस कारण से उनको क्रेडिट किया जाएगा। और ऐसे ही अगर दायित्व में कमी हो रही है तो उनको डेबिट किया जाएगा। अगला है इक्विटी या कैपिटल। इसका रोल भी ऊपर वाले की तरह ही है। अगर व्यवसाय में कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। और अगर कैपिटल घट रही है ड्रॉविंग्स के रूप में या अन्य किसी रूप में, तो उसको डेबिट किया जाएगा। अगला है रेवेन्यू अकाउंट। तो इस अकाउंट का ये नियम है कि अगर व्यवसाय के अंदर जो इनकम बढ़ती है तब इन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और अगर व्यवसाय की इनकम घटती है तो इन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। आइए अब हम संक्षिप्त रूप में इनकी ट्रिक्स को समझ लेते हैं। ये जो हमने 5 अकाउंट पढ़े हैं, इनके अंदर हम इनको अगर शॉर्ट रूप में कंक्लूजन निकालना चाहे इनका, तो वो हम इस तरीके से देखते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये दो जो खाते होते हैं, इनमें जब भी वृद्धि होती है, जब भी किसी कारण से इनमें बढ़ोतरी होती है, तो इनको डेबिट कर देते हैं। शॉर्ट रूप में हम ये समझ लेते हैं। और जब भी किसी कारण से एसेट्स और एक्सपेंसेस में कमी होती है तो उनको क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरीके से लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, इन तीनों कैटेगरी के अकाउंट के अंदर जब भी कभी बढ़ोतरी होती है, कभी वृद्धि होती है, तो उनको क्रेडिट कर देते हैं। और ऐसे ही जब भी इनके अंदर कमी होती है, चाहे वो दायित्व के अंदर हो, चाहे वो पूंजी के अंदर हो, चाहे वो कोई इनकम के अंदर हो, तो इनको डेबिट कर दिया जाता है। लेकिन हमें यहाँ ये एक ट्रिक बताई गई है समझने की। इसका ये मतलब नहीं है संपत्ति में अगर वृद्धि होती है तो वो हमारे व्यापार के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर हानियों में वृद्धि हो रही है
तो वो हमारे व्यापार के लिए नुकसान होता है। इसी तरीके से अगर संपत्ति में कमी हो रही है तो वो हमारे व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर हानियों में, एक्सपेंसेस में कमी हो रही है तो वो हमारे व्यापार के लिए अच्छा होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारे दायित्व है, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, अगर उनमें वृद्धि होती है तो वो हमारे व्यापार के लिए सही नहीं है, लाभप्रद नहीं है। लेकिन अगर इनकम में वृद्धि होती है, इनकम में बढ़ोतरी होती है तो वो हमारे व्यवसाय के लिए प्रॉफिटेबल होती है। इसलिए हमें कभी भी नाम और जमा को लाभ और हानि से नहीं जोड़ना चाहिए। लाभप्रद और अलाभप्रद बातों से इनको नहीं जोड़ना चाहिए। नाम और जमा केवल खातों की प्रकृति के हिसाब से उनमें कमी या वृद्धि को दर्शाते हैं। हम अकाउंटिंग इक्वेशन के एग्जाम्पल को समझेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें कहा गया है, सपोज महेंद्र started a business and he has done the following transactions. ट्रांजेक्शन नंबर 1 कह रखा है, महेंद्र स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो इसमें हमको जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इनको पुट करने हैं। पहले ट्रांजैक्शन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। महेंद्र स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। इसने 1 लाख रुपीज़ अपने व्यापार के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे 1 लाख मतलब यहाँ पे एक तो कैश का अकाउंट ओपन हो रहा है, दूसरा इसने रुपीज़ एज ए फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ओपन हो रहा है। इसके अंदर हमको पता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे हमको पता है एसेट्स के रूप में हमारे पास आ गया है कैश। कैश है 1 लाख रुपीज। दूसरी साइड के अंदर भी इतना ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमको पता है उसने कैश में इन्वेस्ट किया, लेकिन दूसरी साइड के अंदर इसकी कैपिटल भी फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पे कैपिटल के अंदर 1 लाख रुपीज ऐड हो जाएंगे। इस कारण से दोनों साइड का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा 1 लाख रुपीज से। इसमें लिखा गया है, द ट्रांजेक्शन विल हैव effect on business in the manner that the business has received an assets of ₹1 lakh in the form of cash. बिजनेस ने 1 लाख रुपए कैश के रूप में प्राप्त कर ली है। The business has to give 1 lakh in the form of capital to the proprietor. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये बिजनेस का दायित्व होता है कि वो 1 लाख रुपीज़ उसको लौटाएगा, इसलिए वो इसका कैपिटल होता है, उसकी लायबिलिटीज़ के रूप में इस साइड में दिखाया जाएगा। दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन इन दिस वे। तो ये इस तरीके से दिखाया जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 2, इसी को कंटिन्यू करते आगे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में कहा गया है, महेंद्र परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। महेंद्र ने 10,000 रुपये नकद के अंदर फर्नीचर खरीदा है। तो हमको पता है अभी तक हमारे पास जो पिछला बैलेंस था, उस पिछले बैलेंस के हिसाब से एसेट्स के अंदर हमारा जो पिछला बैलेंस था उसमें 1 लाख रुपए हमारे पास कैश के थे और हमारा दायित्व 0 था और हमारी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की थी। इस ट्रांजेक्शन में ये कहा है कि महेंद्र परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। तो 10,000 रुपीज़ उसने कैश के अंदर फर्नीचर खरीदा है। तो कैश 1 लाख की थी, उसमें से 10,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। बट इधर 10,000 रुपीज़ लेस होंगे, लेकिन एक और एसेट्स जो होगी हमारी फर्नीचर वो इंक्लूड हो जाएगी 10,000 रुपीज़ से। यहाँ पे हो जाएगा 90,000 और ये 10,000, दोनों का टोटल हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, जो कैपिटल के बराबर होगा। फिर से दोनों साइड बराबर हो गई। इक्वेशन का नियम फॉलो हो रहा है।
अब हम चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। ट्रांजैक्शन नंबर 3 कह रखा है महेंद्र परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमको ध्यान देना है क्रेडिट के ऊपर। महेंद्र ने उधार में ₹25,000 का माल खरीदा है। तो हमारा पिछला समीकरण देखिए, पिछला बैलेंस हमारा क्या है? कैश ₹90,000 है, फर्नीचर ₹10,000 है, लाइबिलिटीज हमारी 0 है, कैपिटल हमारी ₹1,00,000 है। बट इस ट्रांजैक्शन से जो कहता है महेंद्र परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000 ऑन क्रेडिट, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहली बात, गुड्स मतलब स्टॉक बोल सकते हैं हम इसको। तो स्टॉक हमारे पास आ जाएगा ₹25,000 का। कैश कुछ जाने नहीं है क्योंकि स्टॉक जो है वो उधार में आया है। नकद में आता तो कैश कम होती, बट कैश जाने नहीं है। एसेट्स में फर्नीचर कुछ ऐड हुआ नहीं, जो पहले था वही का वही है। स्टॉक है, पहले नहीं था, अब आ गया ₹25,000 का, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। लायबिलिटीज के अंदर अब जो ये ₹25,000 ऐड हुए हैं, ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। हमने जो स्टॉक खरीदा है उसके अगेंस्ट ये क्रेडिटर बने हैं, तो इनको हमको चुकाना पड़ेगा। इस कारण से ये लायबिलिटीज के अंदर आ गए हैं और इस साइड में कैपिटल बराबर रहेगी। फिर से दोनों साइड बराबर हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल फॉलो हो रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या रखा है सैलरी पेड ₹5,000, हमने वेतन का पेमेंट किया है। तो ओल्ड इक्वेशन देखिए, ओल्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, लायबिलिटीज है 25,000 की, कैपिटल 1,00,000 का। ये हमारा अभी तक का हिसाब किताब चल रहा था। अब यहाँ पे हमको नया ट्रांजैक्शन मिला है, सैलरी पेड हुई ₹5,000 की, तो कैश के अंदर हमने पेमेंट की है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो कैश में से ₹5,000 लेस हो जाएगी क्योंकि सैलरी पेड की गई है इसलिए। और उसके बाद में अगर हम देखें फर्नीचर, हमारे पास जो बैलेंस पहले था वही है, नया कुछ ऐड हुआ नहीं है। स्टॉक जो पहले था वही है, नया कुछ ऐड हुआ नहीं है। लायबिलिटी जो पहले थी वही है, न तो चुकाई है न कोई ऐड हुई है। बट कैपिटल, क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं वो सब कैपिटल में से ही लेस होते हैं। अल्टीमेटली जो भी खर्चे और जो भी फायदा होता है वो एडजस्ट होके अल्टीमेटली कैपिटल के अंदर ही जाता है। कैपिटल के अंदर ही प्रॉफिट होता है तो भी कैपिटल के अंदर ऐड होता है, लॉस होता है तो भी कैपिटल के अंदर लेस होता है। इस कारण से यहाँ पे जो सैलरी है ये हमारा लॉस हुआ है, खर्चा है जो कैपिटल के अंदर लेस होगा। तो यहाँ ₹5,000 कैपिटल के अंदर थे, जो लेस हुए हैं वो यहाँ पर भी लेस हो जाएंगे और ये 95,000 हो जाएगी। इसका इन दोनों साइड का टोटल और इस साइड का टोटल बराबर आ जाएगा। इस तरीके से ये अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल फॉलो होता है। ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न और होंगे, बहुत बड़े बड़े लेंदी होंगे जिनमें 10-15 पॉइंट होंगे। तो उनके अंदर हमको बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, किस में कहाँ इफेक्ट पड़ेगा ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अपन एक और एग्जाम्पल लेंगे बाद में, पहले अपन अगली चीज़ पे फोकस करते हैं। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की 2 टेक्निक होती है। फर्स्ट हमने डिस्कस की थी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर। सेकेंड टेक्निक होती है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स को क्लासिफाई इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकेंड है इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट को भी फिर से 3 टाइप में बांटते हैं, फिजिकल बोल दीजिए या नेचुरल बोल दीजिए, एक ही बात है। सेकेंड होता है आर्टिफिशियल, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव।
और इसी तरीके से इम्पर्सनल अकाउंट को भी फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो आइए अब हम समझते हैं कि इन अकाउंट्स के अंदर किन किन को शामिल किया जाता है। सबसे पहले जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो किसे कहते हैं? पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के, किसी फर्म के या किसी कंपनी या किसी संगठन के नाम पर खोले जाते हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब इनको भी फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है नेचुरल पर्सनल अकाउंट या फिजिकल पर्सनल अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, उनको हम नेचुरल या फिजिकल पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का खाता, राम का खाता, श्याम का खाता, और मालिक के खाते जो ड्रॉइंग्स और कैपिटल अकाउंट होते हैं, उनको भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट को भी फिजिकल या नेचुरल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। इनके अंदर जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंक है, कोई सहकारी कंपनी है, स्कूल है, कॉलेजेस है, इनको इंक्लूड किया जाता है। तो इस अकाउंट के अंदर उन अकाउंट्स को इंक्लूड करते हैं जिनका व्यक्तियों की तरह भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। मुख्य रूप से इनमें फर्म्स आती है, कंपनीज आती है, इंश्योरेंस कंपनीज, कोई बैंक हो गई, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गए, इनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नंबर अगला है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कंपनी को, किसी भी पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, ऐसी चीज़ें जो किसी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट द ओनर ऑफ बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड होता है वो किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स की। तो इनके अंदर सबसे पहला आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स वो होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं, जिनका कोई मौद्रिक मूल्य होता है। रियल अकाउंट को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर उन एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कोई भी संपत्ति है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश। उसी तरीके से इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स ये वो अकाउंट होते हैं जिनके अंदर उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनका कोई भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और जिनको हम देख नहीं सकते हैं और ना ही उनको हम छू सकते हैं, लेकिन उनको खरीदा और बेचा जाता है। उनका मौद्रिक मूल्य होता है, जैसे कोई गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इसके एग्जाम्पल है। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर नंबर 2 होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मीन्स नाम मात्र के खाते। ये वो अकाउंट होते हैं जो व्यापार के अंदर एक निश्चित अवधि, एक वित्तीय वर्ष के लिए खोले जाते हैं और वर्ष के अंत में इनको बंद कर दिया जाता है। ये मुख्य रूप से आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे मजदूरों को चुकाए जाने वाली वेजेस या कैरीज, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, जो भी ये अकाउंट होते हैं ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। परचेज और सेल्स को भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये भी हमारे आय और व्यय से संबंधित खाते होते हैं, इसलिए। तो आइए अब हम इन अकाउंट्स से रिलेटेड गोल्डन रूल्स होते हैं
गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कि कैसे इन खातों की अकाउंटिंग की जाएगी। तो नंबर 1, रियल अकाउंट्स, जो हमारे वास्तविक खाते होते हैं। सबसे पहले हम रियल अकाउंट को लेते हैं। रियल अकाउंट जो वास्तविक खाते, जो संपत्तियों से संबंधित खाते होते हैं, तो उनमें यह नियम लागू होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु या जो संपत्ति व्यापार में आती है उसको डेबिट कीजिए, उसको डीआर कीजिए। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति या जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको जमा कीजिए, उसको सीआर कीजिए। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जो भी व्यापार की संपत्तियां हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या वो करंट एसेट्स हो, जो भी संपत्तियां होती हैं उन पे ये रूल एप्लीकेबल होता है। कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्चर, ट्रेडमार्क, गुडविल जो भी होती है। नंबर 2, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को नाम करो, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर, और देने वाले को जमा करो। इसके हिसाब से ये रूल किस पे लागू होता है? दिस रूल इज एप्लीकेबल टू पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी कंपनी पर, किसी आर्टिफिशियल पर्सन पर, किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर, सब पर ये रूल एप्लीकेबल होता है। जैसे कोई व्यक्ति का खाता है, जैसे अमन का खाता है, उस पे किसी फर्म का खाता है, राम एंड सन्स का, किसी स्टोर का खाता है, कोई बैंक का अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जो उनके रेस्पेक्टिव ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन सब पे ये रूल लागू होता है। नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, जो भी खर्चे और हानियां होती हैं उनको डीआर, उनको डेबिट किया जाता है, जो भी आय और लाभ होते हैं उनको सीआर, क्रेडिट किया जाता है। तो ये रूल किस पे लागू होता है? दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस, इनकम और लॉसेस एंड प्रॉफिट, तो इनके ऊपर ये रूल लागू होता है। जैसे जो भी व्यापार के एक्सपेंसेस है, सैलरी, वेजेस, परचेज, इनकम के अंदर सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, तो जितने भी व्यापार के इनकम और एक्सपेंसेस हैं उन पे ये रूल लागू होता है। तो ये अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स होते हैं।